नमस्कार साथियों, मैं आज उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ। जो हमारे साथीगण, जो स्टूडेंट्स तैयारी करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन उनको उद्देश्यों का पता नहीं होता, उनके लिए एक बहुत मददगार वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। देखो, हम लोग जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट की भिन्न भिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं होता कि वास्तविकता में किस पद के लिए या किस पोस्ट के लिए कौन सी योग्यता की आवश्यकता है, और या फिर हमें कोई बड़ी डिग्री करनी हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसको ज़रा मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आज। देखो, सर्वप्रथम जैसे कि हम एजुकेशनल में जाएं तो सबसे पहले ये याद रखना है कि अलग अलग विभाग ना अलग अलग समय अलग अलग चीज़ों की भर्तियाँ कराते हैं। जैसे सर्वप्रथम मैं बात करने जा रहा हूँ PNP की, परीक्षा नियामक प्राधिकरण, या UPMSP, या दूसरा UGC, है ना, UGC, या बहुत सारे अन्य राज्यों के बोर्ड भी हैं। जैसे कि दिल्ली में जाऊं तो DSSB या KVS, है ना, अन्य हैं। सबसे पहले यूपी स्तर से हम बात करें तो देखो, जैसे PNP, परीक्षा नियामक प्राधिकरण, ये किसके लिए जिम्मेदार है? ये दो प्रकार की वैकेंसी भरने के लिए जिम्मेदार है। प्राइमरी स्तर पे, यानी कि प्राथमिक स्तर की भर्तियां, और जूनियर स्तर की भर्तियां, है ना। जूनियर और प्राथमिक शायद जानते होंगे, फिर भी एक पहली कक्षा से और 5th तक, और इसके बाद जूनियर का हो गया 6 to 8 की भर्तियों का निष्पादन, इनकी भर्तियां पूरी करने की जिम्मेदारी PNP को होती है, परीक्षा नियामक प्राधिकरण। इनकी योग्यताओं का भी निर्धारण किया गया है। जैसे 1 से 5 तक के आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अनिवार्य रूप से यह योग्यता धारित करनी पड़ेगी। जैसे B.Ed या DLED, इसका ये नया नाम है, पहले इसका नाम ही BTC हुआ करता था, ठीक है। तो DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। चलिए, साथ में आपको प्राइमरी स्तर का UP टेट पास किया हो या CTET पास किया हो, है ना, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये आपने पास किया हो, अपनी कैटेगरी के अनुसार पास का क्राइटेरिया होता है ना, तो ये पास किया हो। और इसके बाद में एक परीक्षा का और आयोजन करेगा ये PNP, जो कि सुपर टेट के नाम से होगी। और सुपर टेट एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा को आयोजन करेंगे राज्य स्तर पर, और उनमें वही अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे जिन्होंने ये दोनों एकेडमिक धारित की हों, और उनको इसमें पास कराने के उपरांत इनका परसेंट निकलेगा, और फिर एकेडमिक का परसेंट बनाकर हाई स्कूल के 10% अंक, है ना, मैं लिख देता हूँ, हाई स्कूल के 10% अंक, इंटरमीडिएट के 10% अंक, ग्रेजुएशन के हमारे 10% अंक, और DLED के, जो DLED हमने किया है या B.Ed किया है, उसके भी 10% अंक, है ना। इस कुल मिला के जो उनके परसेंट में जो अंक प्राप्त हुए उसका भी 10%। जैसे कि मान लो किसी का हाई स्कूल में 60% है तो उसका 60 का 10% 6 अंक होता है। अगर इंटर में भी 60% है तो 6 अंक होता है। ग्रेजुएशन में भी 60 अंक है तो 6% होता है, 60% है तो। अगर DLED में 60, 70, 80 भी हैं तो 80 का मतलब 8 अंक। इस प्रकार इन चारों का उसका एकेडमिक बनेगा 18 8 26, उसका 26 एकेडमिक होगा। बाकी का सुपर टेट में जो पेपर होगा 150 नंबर का अभी तक आयोजन किया गया है 69,000 भर्ती में और 68,500 वाली वैकेंसी में। तो 150 जो अंक होंगे, 150 का जो पेपर होगा, इसमें जितने प्रतिशत अंक अभ्यर्थी हासिल करेगा उसके भी 60%। जैसे किसी ने 90 नंबर प्राप्त किए तो यह 60% अंक प्राप्त हुए हैं उसे, तो इन 60% का भी 60% यानी 36 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार उसके कुल बैठते हैं 62। तो 62 उसकी मेरिट बनेगी। तो ठीक उस मेरिट के आधार पर एक एकेडमिक स्कोर तैयार किया जाएगा और उस पर हम राज्य स्तर पर चयन प्रक्रिया को देख रहे हैं। तो ये प्राथमिक का है। जूनियर में भी अलग अलग प्रकार की वैकेंसियों का आयोजन किया गया। जैसे अभी हाल ही में जूनियर एडिड की वैकेंसी अभी भरी गई थी, जिनमें इन दोनों व्यक्तियों ने ही प्रतिभाग किया था, B.Ed वालों ने भी और DLED वालों ने भी। और सेम इसी प्रक्रिया से गुजरते हुए उसमें टेट अनिवार्य नहीं था, उसमें सीधा टेस्ट करा लिया गया और उनके एकेडमिक स्कोर को बनाकर कर दिया गया। चलिए, तो ये दो प्रकार की प्रक्रिया PNP आयोजित करता है। हम देखते हैं UPMSP, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड, ये क्या करता है? ये ना 2 प्रकार की भर्तियों का आयोजन फिलहाल कर रहा है। मैं इसके लिए बताना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी बहुत लंबी तैयारियाँ करते रहते हैं, TGT और PGT, है ना, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इनकी योग्यताएं समझ लेते हैं। इनकी योग्यताएं क्या है? TGT की पहले तो क्लास क्या रहती हैं? ये ना जूनियर 10th क्लास तक के हैं। किसी स्कूल में 6 to 10
या 8, 9, 10 के लिए रहते ही रहते हैं, और पीजीटी में 11 एंड 12। ठीक है, तो ये टीजीटी के लिए क्या अनिवार्य है, इन्होंने अनिवार्य रूप से बीएड किया हो, या किसी किसी राज्य में डीएड होता है, डीएड, वो डीएड किया हो। ठीक है, और जो संबंधित सब्जेक्ट में वो मौजूद होना चाहिए बीएड में भी। जैसे अगर एसएसटी वालों को बोलूँ मैं, तो एसएसटी वालों के लिए अनिवार्य रूप से एक शर्त रखी गई है, उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी में से कोई 2 विषयों में ग्रेजुएशन किया हो और बीएड में वह सब्जेक्ट भी रहे हों। या हिंदी वालों को अलग केस रहता है, जो हिंदी से टीजीटी देते हैं उनको एक कंडीशन है कि जैसे हिंदी में उन्होंने ग्रेजुएशन स्तर पर संस्कृत हो उसके साथ हिंदी के, या इंटरमीडिएट में संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हो, तो हिंदी के लिए भी है। तो इसमें टीजीटी के लिए एक सीधी परीक्षा का आयोजन होगा। अभी हाल ही में जो अभी 18-19 में जो 20 में परीक्षा हुई थी, अभी 21 में, उसमें एक कंडीशन रख दी गई थी कि टीजीटी से इंटरव्यू को हटा दिया गया, हालांकि इससे पहले इंटरव्यू होता भी था। तो अभी आगे का पता नहीं, अगर यह मानकर भी चला जाए, क्योंकि ये ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं, इनका इंटरव्यू नहीं होगा, केवल एक एग्जाम पर ही एक मेरिट बनाकर उनको डीबी के लिए बुला लिया जाएगा। एग्जाम कितना होगा, 125 अंक का एक एग्जाम होगा, और ये नकारात्मक अंकन नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ किसी भी परीक्षा में अभी तक नकारात्मक अंकन नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लगा सकते हैं, थोड़ा गैस करके भी लगा सकते हैं। तो 125 अंक होंगे, उसमें से मेरिट बनेगी, वैकेंसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को बुला लिया जाएगा। तो ये टीजीटी का प्रोसीजर है। नेक्स्ट हम अगर देखें पीजीटी में क्या है, पीजीटी की कंडीशन यह कहती हैं कि 11, 12, जैसे इसका जो ग्रेड पे और इसके ग्रेड पे में डिफरेंस है। इसके ग्रेड पे में हम देख रहे हैं कि इसकी जो पोस्ट है 4600 ग्रेड पे की, 4200 ग्रेड पे की, और इसका जो है 4600 ग्रेड पे। तो इनका ग्रेड पे के अकॉर्डिंग बड़ी ग्रेड भी है। तो इनकी अनिवार्यता इसमें देखो, बीएड बिल्कुल अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिस सब्जेक्ट से आप टीजीटी देने जा रहे हैं उसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री का मतलब है कि आपने पीजी किया हो उस सब्जेक्ट में। ठीक है, पीजी किया हो। याद रखें, जैसे एसएसटी से करने जा रहे हो तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी ग्रेजुएशन स्तर पे तो होंगे ही, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी ग्रेजुएशन स्तर पे कोई 2 सब्जेक्ट इनमें से, और पीजी में जाकर के एक सब्जेक्ट आपका होगा ही। आपने अलग से पीजी कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हिंदी के लिए वही कंडीशन है कि अगर आपके पास आपको हिंदी से पीजीटी देना है तो ग्रेजुएशन स्तर पे या इंटर में संस्कृत होनी चाहिए। चलिए, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, 125 क्वेश्चनों का एक एग्जाम होगा। जैसे यहाँ था 125 क्वेश्चनों का, 125 का यहाँ एग्जाम होगा, प्लस इसके लिए इंटरव्यू प्रक्रिया से भी, यानी कि एक व्यक्तिगत परीक्षण भी होगा। आपका इंटरव्यू से गुजरना है ना, इंटरव्यू भी है 25 नंबर का, और 25 नंबर का वेटेज भी रखा गया है। अब वेटेज क्या है, वेटेज है 5 नंबर बीएड के, अगर किसी ने बीएड कर लिया तो, अगर एमएड कर रखा है तो 5 नंबर और या 10 नंबर। एमएड के लिए 10 अंक हैं, लेकिन बीएड के अंक फिर नहीं मिलेंगे। एमएड जिसने कर लिया एमएड के ही 10 अंक मिलेंगे। साथ में पीएचडी कर रखा है तो पीएचडी के 10 अंक अलग से मिलेंगे। और नेशनल इंटरनेशनल रूप के खिलाड़ी या एनएसएस का सर्टिफिकेट है तो 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, तो 25 अंक का ये वेटेज है और 25 अंक का इंटरव्यू है, तो 50 ये होंगे। 450 नंबर की परीक्षा आयोजित कर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ऐसे मेरिट बनेगी पीजीटी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इसमें इंटरव्यू अनिवार्य है, क्योंकि ये ट्रेंड टीचर नहीं माना जाता, इसलिए। चलिए आगे चलते हैं, मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। हमने आगे देखा कि अभी आगे की सर ऊपर लेवल के लिए क्या है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल। अच्छा, ग्रेजुएशन के जो ग्रेजुएशन में क्या है, जैसे बीए कोर्स हो गया, या बीएससी हो गया, या बीकॉम है, या बीबीए, बीसीए इत्यादि बहुत सारे कोर्स रनिंग में फ़िलहाल हैं। बहुत सारे कॉलेजों ने बीबीए को बंद कर दिया है। तो बीए, बीएससी, ज़्यादातर तो बीए, बीएससी ही चलता है। तो इनमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप कार्य करना चाहते हैं तो इसकी योग्यता अलग से निर्धारित की गई हैं। जैसे आप बीए में पढ़ाने जा रहे हैं तो एमए के साथ में आपने नेट क्वालिफाई किया हो, है ना, यानी मास्टर डिग्री हो और आपने नेट क्वालिफाई किया हो। तो बीए के लिए लिख देता हूँ एमए किया हो, साथ में नेट, यूजीसी नेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए यूजीसी की तरफ से आयोजित, तो आपने बीए में पढ़ा सकते हैं। बीएससी के लिए सेम कंडीशन वही है, मास्टर डिग्री के साथ में नेट होना चाहिए कि आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो, और नेट इनका जो नेट होता है वो CSIR से होता है, CSIR कर रखा हो, CSIR। ठीक है, ऐसे ही कॉमर्स वालों की इनके सभी के नेट होते हैं अलग से, इनके नेट क्वालिफाई करके आप मास्टर डिग्री के साथ में ग्रेजुएशन में पढ़ा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हैं योग्यताएं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम एज अगर अगले पेज में मैं देखूँ, एक और देखता हूँ कि ग्रेजुएशन के साथ में एक डिग्री
मास्टर के लिए कोई पढ़ाना चाहता है कि सर हम एमए में पढ़ाना चाहते हैं, तो एमए में पढ़ाने के लिए आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसकी वैकेंसी राज्य स्तर पे निकाली जाती हैं और इसके लिए अलग अलग यूपीपीएससी भी इसकी नियुक्ति करता है, यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा भी इसकी नियुक्ति भरी जाती हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है। तो एमए में अगर पढ़ाने के लिए क्या चाहिए, एमए के लिए यही है कि एमए किया हो, यानी कि आपने पीजी ही किया हो और प्लस आपने नेट क्वालिफाई किया हो, ये अभी तक की योग्यताएं है। बस मांग ये की जा रही है कि इनको डॉक्टरेट अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है, एक विषय स्पेशल है, जैसे कि एजुकेशन। अगर एजुकेशन के लिए आप टीचर बनने जा रहे हैं तो अनिवार्य रूप से कह दिया गया है कि आपको एमएड धारित होना चाहिए, एमएड किया हो आपने प्लस नेट क्वालिफाई किया हो, और एक एग्ज़ाम करेंगे, एग्ज़ाम देने के बाद में आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको ये सिलेक्शन में रखा जाएगा मास्टर डिग्री के लिए। एजुकेशन को स्पेशल केस है, बार बार कह रहा हूँ, एजुकेशन के लिए एमएड अनिवार्य है, केवल एमए करके नहीं जा सकते आप। चलिए, ठीक इसी प्रकार अगले पेज में एक और देखता हूँ, सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला एक कोर्स है बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बीएड के लिए कैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए जाएं। देखो, प्राइवेट संस्थानों के जो प्रकार हैं हमारे, कि राज्य यानी पूरी तरह से गवर्नमेंट एडेड, और प्राइवेट कॉलेजेस, है ना, 3 प्रकार के। तो प्राइवेट कॉलेज में तो योग्यताएं हैं तो समान ही, कुछ थोड़ी छूट दी गई है, लेकिन फिर भी अगर मैं बीएड स्तर पे अगर राजकीय स्तरों में या एडेड कॉलेजों में देखूं तो इनकी योग्यताओं के लिए क्या है कि आपने एमएड किया हो, है ना, मास्टर इन एजुकेशन किया हो। दूसरा, आपका अनिवार्य रूप से नेट क्वालिफाई हो, और वो भी सब्जेक्ट एजुकेशन में हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका जो विभाजन है, इसमें जो 8 लोग चाहिए होते हैं उसमें 6 लोग तो एजुकेशन के ही चाहिए और 2 पार्टिकुलर सब्जेक्ट के, जिसमें एक एसएसटी के हो सकते हैं और एक लैंग्वेज के हो सकते हैं, लेकिन 6 लोग अनिवार्य रूप से एजुकेशन में ही नेट चाहिए होते हैं। ठीक है, एजुकेशन में नेट चाहिए, प्लस एक मास्टर डिग्री भी चाहिए, एक मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। और मास्टर का क्राइटेरिया कि आपके 55% छूट कैटेगरी में, नहीं तो जनरल कैटेगरी में 60% के साथ में आपने मास्टर किया हो, तो आप नेट के लिए ये करके बीएड में अप्रूवल करा सकते हैं अपना अनुमोदन। पहला तो अनुमोदन का शब्द मैंने बोल दिया, एक अनुमोदन क्या है, ये तो प्राइवेट कॉलेजेस अनुमोदन कराते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह के प्रोफेसर हैं जो बीएड में पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब के यह योग्यताएं हैं कि आपने एमएड किया हो, नेट क्वालिफाई किया हो और मास्टर डिग्री धारित की हो। तो एक इसके बाद परीक्षा का आयोजन करेगा, आयोग परीक्षा इसकी कराएगा, और उस परीक्षा को पास करने के उपरांत आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, तब शॉर्ट लिस्टेड करके आपको यह जॉब दी जाएगी बीएड स्तर पे। ठीक है, बीएड में अगर आप मास्टर एमएड में भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, देखिए बच्चों की मांग यह भी है हमारे साथियों की कि सर इसमें ना पीएचडी कर दिया जाए, पीएचडी अनिवार्य रूप से कर दिया जाए। लेकिन मैं एमएड के लिए बोलना चाहूँगा, जब एमएड में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नियुक्त किए जाएंगे तो उसमें ऊपर की योग्यताएं तो सभी धारित होनी ही चाहिए, साथ में पीएचडी भी आपको धारित होना चाहिए। ठीक है, पीएचडी भी आपको चाहिए, नेट क्वालिफाइड हो, मास्टर डिग्री किया हो, पीएचडी भी हो। अगर एमफिल हैं तो अच्छी बात है, एमफिल तो अब अनिवार्य रूप से बंद कर दी गई है, सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया गया कि एमफिल तत्काल बंद कर दी जाए, नहीं जो शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार। तो पीएचडी किया हो और ये सभी अनिवार्य रूप से डिग्रियां की हों तो एमएड के लिए आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन एमएड के लिए बहुत रेयर केसेस है, बहुत समय बाद वैकेंसी देखी जाती हैं इसके लिए, और ये मान के चलिए बीएड और इन दोनों में बहुत ही कम वैकेंसियों का समावेशन किया जाता है बार बार। तो इस प्रकार हम हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए ये सब, देखो मैं भी खुद ये सब डिग्रियां करके हूँ, आप जो बोर्ड पे देख रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, ये सब मैंने भी क्वालिफाई किया है, और मैं भी एक प्राइवेट संस्थान में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। चलिए, अब स्टूडेंट के मन में बार बार आता है कि सर पीएचडी का थोड़ा बता दीजिए, मेरे पास बहुत कमेंट आएगा सर पीएचडी के बारे में बताएं, पीएचडी हम करें तो कैसे करें, क्या प्रोसीजर है, कैसे किया जाना चाहिए, इसके लिए कैसे इसमें एडमिशन प्रवेश कैसे मिलेगा, क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर लूँ या गवर्नमेंट से कर लूँ, ऐसे बहुत सवाल मुझे देखने को मिले। तो मैं पीएचडी यानी कि डॉक्टरेट इन फिलोसफी में हम देख रहे हैं कि क्या है। देखो, पीएचडी करने के लिए बहुत सारे विश्वविद्यालय, भारत में कई विश्वविद्यालय का विभाजन देखो इस प्रकार किया गया है, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जो पीएचडी कराते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, डीम्ड, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी।
आप कह सकते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कराती है, राजश्री टंडन कराती है, बहुत सारी वनस्थली विद्यापीठ है राजस्थान में, ये ना ओपन यूनिवर्सिटी है, इनको सीधा प्रवेश देती हैं और थोड़ी छूट बरती गई है। ये आप ना फिर कभी समझ लेना कि इनमें क्या डिफरेंस है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पीएचडी कराती हैं तो इनकी योग्यताएं क्या हैं? वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स की मांग रहती है सर स्टेट यूनिवर्सिटी से कर लें या सेंट्रल से कर लें। देखो बात तो एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, उस पर अलग से कुछ ऐसा नहीं लिख देंगे वो कि आप वहाँ से यूनिवर्सिटी करके आए, इससे करके पीएचडी करके आए तो आपको इतने अंक मिल जाएंगे। आपको वरीयता बराबर दी जाएगी। बस एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आप ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी हो या स्टेट से पीएचडी हो, है ना। चलिए फिर भी दोनों की चर्चा करूँगा मैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आपको स्पेशल सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर्म निकालेगी, उनकी साइट पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद जो वो प्रोसीजर अपनाते हैं, सर्वप्रथम मुख्य रूप से तो यही किया जाता है कि एक एग्ज़ाम कराते हैं सीईटी, है ना। सीईटी एग्ज़ाम होता है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसको क्वालिफाई करने के बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आपको, फिर आपको एक विशेष साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इन दोनों के मार्क जोड़ के एक लिस्ट जारी की जाएगी और इसमें आपको फिर बुला लिया जाएगा कि आप ना शॉर्ट लिस्टेड किए गए हो हमारे यहाँ पीएचडी के लिए। वैकेंसी के अकॉर्डिंग लगभग 1.5 गुना तक बुला लेते हैं ताकि कुछ बच्चे छोड़ के जाते हैं तो उनका वैकेंसी न रह जाए। जब लिस्ट बन जाएगी तो उसके बाद में आपसे कहा जाएगा कि आप अभी क्या है डीआरसी के लिए बुलाए जा रहे हैं, है ना। डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी होती है डीआरसी, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी। ये विभाग चेक करेगा कि वास्तव में जिस विषय पे शोध किया जाना है वो हमारे यहाँ आवश्यकता है कि नहीं। ये डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी है, ये नोटिस जारी कर देगी कि आपको ये काम करना है कि अपना एक रिसर्च प्रपोजल बनाओ, यानी कि एक बहुत बढ़िया सा 12 पेज का 14-15 तक का पेज का एक बढ़िया सा प्रपोजल प्रस्ताव बनाइए, शोध प्रस्ताव, लघु शोध के लिए शोध प्रस्ताव बनाएं और हमें दिखाएं। तो आपको वो दिखाना होगा कमेटी के सामने, उसको एक्सप्लेन भी करना है। अगर वो वेरीफाई कर देंगे तो पुनः आपको एक फिर लेटर करके फिर आरडीसी के लिए बुलाया जाएगा, है ना। ये आरडीसी सभी जो जैसे कि आप सेंट्रल से कर रहे हो तो सभी विश्वविद्यालयों को निमंत्रण भेज करके, आज तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आपकी जो आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है उस पर डिस्कस किया जाएगा। सभी प्रोफेसर डिस्कस करेंगे, वो अपना देखेंगे जो आपके सब्जेक्ट के हैं कि भाई आपके अंदर हुआ है कि नहीं, इस पर कभी शोध हुआ है कि ये वैसे आपका पहले कभी हो चुका हो शोध गंगा पर भी चेक किया जाएगा। शोध गंगा एक साइड है, उस पर जाकर चेक करेंगे कि इस प्रकार की जो आपने रिसर्च का प्रपोजल का जो विषय दिया है वो शोध करने योग्य है कि नहीं, पहले इस पर शोध तो नहीं हो गया कहीं, या पुराने शोध को ही आप रिपीट तो नहीं करने जा रहे हो। तो इसको चेक कर लेंगे, ये कमेटी चेक करेगी। इसके बाद एक लेटर जारी करेगी, शोध विभाग से आपको लेटर आ जाएगा कि आपकी रिसर्च जो है प्रपोजल प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और आपको गाइड नियुक्त करने से पूर्व अब एक काम करो, प्री कोर्स वर्क कर लीजिए। प्री कोर्स पर बहुत सारे, मैं तो एमफिल रहा तो वो बताने से रह रहा हूँ कि यहाँ जैसे ही आपका एडमिशन करा दिया जाएगा तो आपको ना बीच में प्री कोर्स वर्क करा जाएगा, पीसीडब्ल्यू कराया जाएगा। यह 6 माह का कोर्स होता है और ये 6 माह का कोर्स इतना इंपॉर्टेंट है, इसे करके बिना इस पीएचडी में नहीं जा सकते आप। 6 माह का कोर्स है प्री कोर्स वर्क, है ना। ये क्या होता है, 6 महीने में आपको पहले अपना शोध करने के तरीके बताए जाएंगे कि शोध क्या है वास्तव में, और एक दूसरा पेपर होगा उसमें सब्जेक्ट का। इन दोनों को 50% मार्क्स के साथ में आपको पास करना होगा और ये बिना पास किए आप शोध में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, पीसीडब्ल्यू कहते हैं हम लोग सूक्ष्म में। तो पीसीडब्ल्यू करके बाद में आपकी डीआरसी आरडीसी इसके बाद ही होती है, ठीक है। तो पहले पीसीडब्ल्यू करेंगे, फिर डीआरसी आरडीसी, फिर आपको गाइड दिया जाएगा, गाइड कि आपके गाइड नियुक्त हो गए, अब आप अपने गाइड से संपर्क कर लीजिए और गाइड के दिशा निर्देशन में कार्य करते रहिए। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोसीजर है। सेम एज में अगर राज्य यूनिवर्सिटी यानी स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 11-12 विश्वविद्यालय हैं जो कि ह्यूमैनिटीज में करवाते हैं, है ना, ह्यूमैनिटीज में, और भी आर्ट के विषय इनके सम्मिलित किए गए हैं। तो स्टेट यूनिवर्सिटी जैसे कि नज़दीक में, मैं यहाँ बुलंदशहर से हूँ तो हमारा जो एरिया पड़ता है CCS चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। अगर जैसे अलीगढ़ में हम जाएं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और इधर बरेली जैसे बदायूं में प्रवेश करूंगा यहाँ से 5 किलोमीटर आगे तो वहाँ पड़ेगा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहेलखंड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो नज़दीक में 3 विश्वविद्यालय का हम लोग सेंट्रल में हैं। ये स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो पीएचडी के लिए आज की डेट में सभी के फॉर्म चल रहे हैं। शायद एमजेपी की डेटें खत्म हो गई हैं, CCS की डेट भी चल रही है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी डेटें पीएचडी की चल रही हैं, ठीक है। तो इनकी साइट पे जाके आप लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। किसके लिए, पीसीडब्ल्यू के लिए। पहले प्री कोर्स वर्क कराएंगे ये,
उससे पूर्व इसमें जाने के लिए आपको एक CET देना है ना, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। अब देखो वैकेंसी कैसे कैसे भरी जाती हैं, क्या सभी बच्चों को CET देना अनिवार्य है, ये भी सवाल है। क्या सब जो योग्यता जिसने MA कर रखी है तो क्या जरूरी है वो CET भरेगा, या किसी ने नेट कर रखा है और नेट नहीं किसी ने JRF भी कर रखा है, या किसी ने MPhil कर रखा है, तो क्या सर सभी के लिए CET देना अनिवार्य? नहीं, सभी के लिए बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। देखो देख लेते हैं एक बार CET कौन कौन देगा। तो PhD एंड अब आता है हमारा टॉपिक जो आज का मुख्य विषय है कि PhD में एडमिशन के लिए किस किस को CET देना है। चलो, तो CET पहली प्रक्रिया हमारी CET है। CET में कौन कौन शामिल होंगे? जिन्होंने मास्टर डिग्री किया है, मास्टर डिग्री मैं यहाँ लिख देता हूँ, मास्टर डिग्री किया हो, बस केवल मास्टर डिग्री से हो जाएगा, ठीक है। टेट की नेट की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मास्टर डिग्री किया हो तो आपको PhD के लिए एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हैं। आपने नेट कर लिया है तो थोड़ी आपको अधिमानी अर्हता मिल गई है। चलिए, अगर किसी ने नेट कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, जिसने नेट कर रखा है तो उसको और वरीयता मिल जाएगी। अगर किसी ने ऑलरेडी किसी ने पहले से ही JRF कर रखा है, और ज़्यादा प्रभावकारी बात है जिन्हें जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी। अच्छा, किसी ने पहले पूर्व में MPhil किया था, चलिए ये तो और आगे हैं। एक और वरीयता दी जाती है कि पूर्व में जिन्होंने नेट करके मास्टर डिग्री करने के बाद किसी डिग्री कॉलेज से अप्रूवल करा रखा है, अनुमोदन, और उसे किए हुए उन्हें कम से कम 3 ईयर हो गए हैं, तो 3 ईयर एक्सपीरियंस लिख देता हूँ। जिन्हें 3 ईयर एक्सपीरियंस है किसी डिग्री कॉलेज में पढ़ा। देखो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है आप ये सोचो कि सर मैं तो एक डिग्री कॉलेज में MA B.Ed करके ही पढ़ा रहा हूँ या M.Ed करके पढ़ा रहे हैं आप, तो आप अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर ना माने, क्योंकि मैं पूर्व में ही कहा है कि PhD के लिए आपका अनुमोदन का लेटर भी लगेगा। जब आप 3 ईयर एक्सपीरियंस दिखाएंगे तो डिग्री कॉलेज से आप मांग करेंगे कि सर हमें अनुमोदन लेटर दो। अनुमोदन का मतलब आपका अप्रूवल हुआ होगा विश्वविद्यालय में, तो एक कोड, एक लेटर जारी करेगा, उस पर लिखा होगा कि इतने वर्ष पहले आपका अप्रूवल हो चुका है। जैसे मेरा पिछले तकरीबन 5 वर्षों से अप्रूवल है, 2016-17 बैच में मैंने कराया था अप्रूवल, तब से मेरे पास लेटर है। हालांकि इसमें मेरे पास MPhil भी है ना, नेट भी है, 2 विषयों में नेट भी है, मास्टर डिग्रियाँ कई हैं, तो एक्सपीरियंस लेटर भी था, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी इसके लिए, फिर भी मैं एक तरीका बता रहा हूँ। अब CET कौन दे? तो CET देखो जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखा है और नेट कर रखा है उन्हें CET देना होगा, अनिवार्य है, CET दीजिए आप। जिन्होंने JRF कर रखा है उन्हें छूट दी गई है, MPhil कर रखा है उन्हें छूट दी गई है, 3 ईयर वालों को भी छूट दी गई है, लेकिन ये फॉर्म भरेंगे, याद रखना बार बार, है ना। अभी हाल ही में शायद मैंने भीमराव अम्बेडकर के नए लेटर को पढ़ा है कि शायद उन्होंने नेट वालों से मना कर दिया है कि आप ना CET नहीं दें। कुछ स्टूडेंट दे आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद रखना मास्टर डिग्री वाले अनिवार्य रूप से CET देंगे, और ये सबको छूट दी गई है। फार्म जरूर भरेंगे, फार्म भर के उनको एक फार्म नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और CET के बेस पर जब रिजल्ट आएगा तो उनका वही नंबर शो करेगा। चलिए, तो PhD के लिए पहला CET हो गया, एक लिस्ट बनी जाएगी और इन सब में इन सबको जो जो संभावित सीटें होंगी उस हिसाब से बुला लिया जाएगा। याद रखना, मास्टर डिग्री में थोड़ा डाउट दूर कर दूं, अगर आप एजुकेशन से देने जा रहे हैं, हेलो एजुकेशन, क्या लग गया मेरे से, एजुकेशन से जो देने जा रहे हैं वो थोड़ा याद रखें। एजुकेशन के लिए मास्टर डिग्री M.Ed होती है, ना कि MA, ठीक है। M.Ed B.Ed के बाद होती है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है। मत ये सोचो कि मैं तो एजुकेशन से MA कर लिया हूँ और मैं जा रहा हूँ एजुकेशन से PhD करने, तो नहीं मिलेगा एडमिशन, बाहर फेंक देंगे डॉक्यूमेंट। M.Ed है वास्तव में जो कि B.Ed के बाद होगी, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, ठीक है। तो मास्टर डिग्री M.Ed मापी जाएगी, बाकी सब में MA मापी जाएगी। तो नेट अगर कर रखा है तो बेहतर है, नहीं तो PhD एडमिशन करके कर लेना, इतनी जल्दी नहीं है बिल्कुल नेट की, बाद में कर लेना, ये सब बाद में करते रहना। MPhil तो पूर्ण रूप से, देखो मैं रेड लगा दे रहा हूँ, यह डिग्री अब समाप्त कर दी गई है UGC की नई गाइडलाइन के अनुसार। कोई विश्वविद्यालय नहीं कराएगा अब MPhil, वो तो हमने कर ली जब कर ली, लास्ट बैच में कर ली। चलिए, तो अब CET हो गया और आप चुन लिए गए हैं, आपको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, फिर आपको बुलाया जाएगा एक इंटरव्यू के लिए। इनके लिए मास्टर डिग्री वाले जो होते हैं इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया तो सबको जाता है, लगभग डॉक्यूमेंट चेक कर लिए जाते हैं और उनको बुला लिया जाता है। फिर एक सूची जारी करेगा, तो यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद में एक लिस्ट जारी की जाएगी कि इनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, ये अपने विश्वविद्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लें। तो DB के लिए बुलाया जाएगा। अब DB आपका हो गया, आपसे फॉर्म भरवा लेंगे, फीस जमा करवा लेंगे,
फीस जमा करें और आप PCW में एडमिशन ले लें। तो अगले पेज में बताने वाला हूँ PCW, प्री कोर्स वर्क। बस 5 मिनट धीरज रखिए, 5 मिनट में बता देंगे, आपको PhD करवा देंगे यहीं पे। PCW प्री कोर्स वर्क, ठीक है, प्री कोर्स वर्क। यह एक कोर्स वर्क है, यह 6 माह का कोर्स वर्क है, 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ आपको विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से क्लासें करनी होंगी। ये मत सोचिए कि सर हमारे गाइड कौन है, अभी गाइड वाइड नहीं है आपके, अभी केवल सीधा पढ़ना है आपको और शोध संबंधी विधाएं समझनी है कि शोध क्यों आवश्यक है, किस किस विषयों पर शोध करने से क्या, आपको केवल शोध करने के तरीके, किस प्रकार से आप थीसिस लिखेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक विषय की 2 विषयों, जिस सब्जेक्ट से कर रहे हो उसकी क्लास और एक इसकी क्लास, 2 क्लास चलेंगी और 2 ही आपको पेपर देने होंगे, जो कि CET के इस तरह ही बिल्कुल होंगे और PCW के 2 कोर्स होंगे। 6 महीने के अंदर ही आपका हो जाएगा, 2 पेपर देने हैं। इनमें पास होने के लिए 50% अंक लाने होते हैं। मत ये सोचो 30-33 पे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 50% अंक लाने होंगे पास होने के लिए, ठीक है। पास हो जाएंगे, PCW का आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इसके बाद अब आपको बुलाया जाएगा और आपकी DRC कराई जाएगी, डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी बैठेगी और DRC होगी। आपको लेटर विश्वविद्यालय की साइट पे शो हो जाएगा कि अभी हिस्ट्री की DRC चल रही है, फिजिक्स की DRC चल रही है। आपको नोट्स बार बार डालते रहेंगे कि जैसे आप भीमराव अम्बेडकर से कर रहे हो तो खंडारी कैंपस आ जाएं, केमिस्ट्री से इस डिपार्टमेंट में चले जाएं, सोशियोलॉजी वहाँ चले जाएं, ड्राइंग वहाँ चले जाएं। तो DRC होगी, DRC में कमेटी बैठेगी डिपार्टमेंट की। अब हिस्ट्री से कर रहे हो, मैं तो हिस्ट्री से था, तो हिस्ट्री से ना, तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट की कमेटी बैठेगी और कमेटी में ऐसे करके आपके सारे ढेर सारे प्रोफेसर आपके सम्मुख बैठे होंगे, आपको खड़ा कर लेंगे और आपसे कहेंगे कि आप ना रिसर्च प्रपोजल लेके आएँ। याद रखना, रिसर्च प्रपोजल लेके आना है आपको। 10-12 पेजों का एक रिसर्च प्रपोजल की वीडियो तुम कहोगे ना तो बता दूंगा, बहुत अच्छा सा, इतना ज़बरदस्त रिसर्च प्रपोजल कि आपका एग्जामिनर देख के ही बेहोश हो जाए, अरे क्या गजब बना दिया। तो एकदम कह देगा हाँ ओके ओके ओके। तो रिसर्च प्रपोजल लेके जाएंगे और वहाँ कमेटी आप पे चर्चा करेगी आपके रिसर्च में कि क्या वास्तव में आवश्यक है, और आपके रिसर्च की 8 प्रतियाँ मंगाई जाएंगी। 8 प्रतियों को सभी प्रोफेसर ले लेंगे, आपको एक प्रति दे दी जाएगी, आपके सामने रखी रहेगी, आपसे बातचीत कर लेंगे। कुल मिला के मैं ये कह दूँ कि आप पास हो जाते हैं, आपके घर एक लेटर मिल जाएगा या विश्वविद्यालय सूची जारी कर देगा कि आपको DRC में पास कर लिया गया है और आपको आगे बुलाया जाएगा। अब तो अब बैठेगी RDC, ठीक है। ये वो डेट होती है RDC की जिस दिन से आपकी PhD शुरू होगी। अब अभी आप PhD नहीं थे, अभी शुरू ही नहीं हुए हो भैया, अभी तो RDC होगी, लास्ट स्टेज पे आए हो। अब तुम्हारा एडमिशन यहाँ से मान लो जिस दिन RDC हो जाएगी उस दिन से PhD शुरू हुई है, ठीक है। बहुत सारे छात्र कहते सर जी कितने वर्ष की है, तो बेटा ये 3 वर्ष से शुरू लेकर जब तक दम हो तब तक कर लेना, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, 7 वर्ष में और भी आगे, ठीक है। अगर JRF हो तो 5 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगी। मतलब तुम जो सर JRF क्या मैं 10 साल तक लेता रहूँगा, नहीं, गलत थिंकिंग, सरकार का पैसा लूटने बैठे होगा हैं। RDC रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी बैठेगी और वो आपको बताएगी, आपका वही सेम प्रोसीजर के द्वारा विश्वविद्यालय आसपास के जितने विश्वविद्यालय होंगे, आजकल तो ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन प्रक्रिया में ऑनलाइन में आपसे बातचीत की जाएगी, आपकी जो रिसर्च प्रपोजल था उसको लेकर बातचीत की जाएगी और उसमें सभी विश्वविद्यालयों के जो प्रोफेसर्स होंगे आपके विषय पे बात रखेंगे। संशोधन की आवश्यकता है, उसमें ग्रेड दिया जाता है। फिर मैं बता दूं ABCD है ना, A का मतलब पास कर ली गई है, B का मतलब संशोधन किया जा रहा है, C का मतलब विचाराधीन है और D का मतलब कैंसिल, इस पर कोई शोध पहले हो चुका है। तो विश्वविद्यालय प्रोफेसर के कोड हैं भैया, मैंने बता दिए, मेरे साथ सामना हुआ था, मेरा B के साथ सामना हुआ था क्योंकि मेरे में कुछ गलती हो गई थी तो मुझे B मिला था शुरुआती दौर में, मुझे पता ही नहीं था B क्या लिख दिया। चलो, तो वो कमेटी निर्धारित कर देगी आपके विषय पर को शोध गंगा पर भी चेक किया जाएगा कि शोध गंगा मिलान करेगी कि शायद आपने इस विषय पहले शोध तो नहीं हो रखा। अब RDC पास कर आपको डॉक्यूमेंट जो भी आपने 8 पेजों में या 10 पेजों में बनाया है रिसर्च प्रपोजल, वो सभी अपना ले लेंगे और 2 शोध के डिपार्टमेंट में भी जमा करवा देंगे। आपका शोध डिपार्टमेंट होता है यूनिवर्सिटी में, और आपको एक प्रति दे देंगे। और इसी याद रखना, DRC के समय ही आप अपना संभावित गाइड लिख के देंगे विश्वविद्यालय को इसी वाले प्रपोजल में, और RDC में वो गाइड आपकी लाइन पे भी होंगे। यहाँ पे जब आपकी RDC हो रही होगी, जो आपने लिख के दिया था और जो आप RDC में प्रपोजल जमा करोगे उसमें हमारे जो प्रोफेसर होंगे उसके साइन भी हो रहे होंगे, तो वो वहाँ लाइन पे भी होंगे, क्योंकि जो भी संशोधन की आवश्यकता होगी उनके सामने होगी, वो बताएंगे हाँ संशोधन जरूरी है। तो कुल मिला के RDC में ही आपको गाइड भी मिल चुका होगा, फाइनल हो चुका होगा, और आपका प्रपोजल जो पास कर लिया गया होगा। फिर आप वेट करिए, आपके घर एक लेटर आएगा
और उस लेटर पे साफ साफ शब्दों में वर्णित होगा कि डियर ऐसे ऐसे XYZ आपको सूचित किया जाता है कि हमारे विश्वविद्यालय की हुई RDC में आपको चयनित कर लिया गया है और आप अपने रिसर्च प्रपोजल को पूर्ण रूप से पुनः दोबारा तैयार करते हुए हमारे डिपार्टमेंट में चेक करा लें। अगर संशोधन की आवश्यकता है तो दोबारा जमा कर दें, अगर संशोधन की आवश्यकता नहीं है तो आप अपने गाइड के सानिध्य में तुरंत तैयार करें। अब गाइड हो सकता है कि आपका जो आपने गाइड चयन किया था वो किसी गवर्नमेंट कॉलेज का हो, या हो सकता है वो यूनिवर्सिटी कैंपस का हो सकते हैं वो गाइड किसी और यूनिवर्सिटी के हों, ऐसा भी ले सकते हैं आप। तो उनके ही निकट पास जाकर आप अपने गाइड से मिलेंगे और गाइड आपका अगर मान लो जैसे मेरा तो कैंपस में थे तो हमें कैंपस में एडमिशन लेना होगा, किसी का डिग्री कॉलेज में होते हैं, तो आप मान लो डिग्री कॉलेज में हैं तो डिग्री कॉलेज में हमें क्या है, डिग्री कॉलेज के जो हमारे गाइड हैं उनके पास जाना है, वो आपको तरीका बताएंगे और वो आपका एडमिशन उस डिग्री कॉलेज में उस प्रक्रिया के अनुसार कराएंगे जिसके अनुसार और एडमिशन होते हैं, तो आपको उस डिग्री कॉलेज में रख लिया जाएगा। अगर आप JRF मिलती है आपको तो याद रखना अनिवार्य रूप से आपकी अटेंडेंस होगी। अगर आपको JRF मिलती है, अगर आप केवल नेट हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है अटेंडेंस की, संभावित कुछ मैं ऑफिशियली नहीं बोल सकता, जा भी सकते नहीं, छूट दी गई है। अगर JRF है तो जाएंगे, साथ में आप डिग्री कॉलेज के अन्य कार्यों में भी सहयोग देंगे, परीक्षाओं में सहयोग देंगे। हो सकता है कि हमारे प्रोफेसर को कोई अति आवश्यकता हो गई है तो आपको बुला लिया जाएगा ऑफिशियल वर्क के लिए भी, और शोध का कार्य आप निरंतर जारी रखेंगे। तो गाइड के सानिध्य में करते रहेंगे और संभावित मिनिमम आपका 3 ईयर मान लीजिए जो RDC हुई थी वहाँ से 3 साल में कम से कम आप पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप MPhil स्टूडेंट हैं तो थोड़ी आपको और छूट है, यानी आप 6 महीने और पहले कर सकते हैं, 2.5 साल में ही पूर्ण कर सकते हो। तो इस प्रकार ये PhD कंप्लीट जब आप लिख देंगे, पूरा थीसिस आपकी बार बार चेक करेंगे, आपके गाइड शोध की उसमें संशोधन की आवश्यक संशोधन होते रहेंगे, फिर आपकी कंप्लीट जो थीसिस तैयार होगी उसको विश्वविद्यालय स्तर पर चेक कराया जाएगा, फिर वहाँ पर डिपार्टमेंट में सबमिट कराया जाएगा, और जब भी कोई सेमिनार होगा उसमें माननीय राज्यपाल महोदय के हाथों से आपको वह डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। थीसिस इस प्रकार सबमिट हो जाएगी। तो ये पूरी PhD का प्रोसीजर है। मैं आपको चाहूँगा सभी जो पीछे के विश्वविद्यालय थे उनसे, मैंने बताया था ना कि सभी विश्वविद्यालय तैयार हैं, अभी करा रहे हैं और तत्काल प्रभाव से आप फार्म भरना जा रहे हो तो इनमें से किसी से फार्म भर लीजिए, और किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो तो मुझे अवश्य कॉल करें। मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, डिस्प्ले पे ही नंबर दे रहा हूँ, आप चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की, जैसे आप बनाना चाहते हैं, आप अपना प्रपोजल बनाने जा रहे हैं या थीसिस लिखने में कोई समस्या आ रही है तो मुझसे आप मिल सकते हैं। मैं भी अभी शोधार्थी ही हूँ और इस वर्ष मेरी भी PhD शायद कंप्लीट हो जाएगी। तो ये मान लीजिए कि आपकी हर प्रकार से मदद करेंगे। मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है और मैं आगे भी और भी तैयारी के लिए लगा हुआ हूँ, तो आप चाहे संपर्क कर लें। आप मुझसे PDF भी ले सकते हैं बहुत सारी जानकारी के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगता है शेयर करें। धन्यवाद।